साथियों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से मेरे चैनल पर। तो जैसा कि हम कुछ क्वेश्चंस को डिस्कस कर रहे थे सीएसआईआर के, तो उसी क्रम में अब हम यहाँ पे जो क्वेश्चंस को डिस्कस करने वाले हैं, ये बेसिकली आपके सेक्शन सी के क्वेश्चन होने वाले हैं। तो ये ऐसे क्वेश्चंस होंगे जिनको मैंने पिक किया है, जो आसानी से लग सकते थे और जो पार्ट्स को मैंने कवर किया था लेक्चर्स में, उसके रिगार्डिंग था। तो जैसा कि मैंने आपको सेल सिग्नलिंग मैंने आपको बहुत पहले ही पढ़ा दिया था, इस चैनल पे आपको देखने को मिल जाएगा। तो जो बच्चे इसको कायदे से पढ़ के गए होंगे उनके लिए डेफिनेटली ये क्वेश्चन बहुत ही आसान रहा होगा। राइट। तो ये बेसिकली आपका जीपीसीआर से होता हुआ ये क्वेश्चन था। मैंने इसका सेपरेट वीडियो अपलोड किया हुआ है। तो बेसिकली इस क्वेश्चन में इन्होंने पूछा क्या था, द सिग्नल ट्रांजैक्शन पाथवे इन्वॉल्व इन द ग्लाइकोजन मेटाबॉलिज्म ट्रिगर इन द लीवर बाय द हार्मोन एपिनेफ्रिन इन्वॉल्व द फॉलोइंग स्टेप। तो यहाँ पे आपको क्या करना था, फॉर विच ये 4 स्टेप आपको दिए गए हैं। तो विच वन ऑफ द फॉलोइंग कॉम्बिनेशन डिस्क्राइब द प्रोसेस इन द राइट ऑर्डर, मतलब सबसे पहले क्या होगा, फिर उसके बाद क्या होगा, फिर क्या होगा। तो ऑब्वियस सी बात है, जैसा कि मैंने आपको सेल सिग्नलिंग का एक रूल बताया था कि मान लीजिए कि ये आपकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, ये मान लीजिए कि आपका रिसेप्टर है, तो कोई भी एक सिग्नल मॉलिक्यूल होगा जो आके इसके रिसेप्टर पे ऐसे बाइंड करेगा। तो सबसे पहले क्या होना चाहिए, इस पूरे प्रोसेस को एक्टिवेट होना है। तो यानी कि एक्टिवेशन ऑफ द जी प्रोटीन, यहाँ पे जी प्रोटीन इन्वॉल्व होते हैं, जो अल्फा बीटा गामा था, ये मैंने आपको बताया था कि बाद में ये एक्टिव होते हैं तो ये डिसोसिएट हो जाते हैं, ये सारी स्टोरी थी। बाई द एक्टिवेटेड रिसेप्टर, तो यानी कि सबसे पहले आपका एक्टिवेट होगा, जिसमें जी प्रोटीन का क्या होगा, नीचे जो होती हैं आपकी जी प्रोटीन्स लगी होती हैं, ये क्या हो जाएंगी, ये आपकी एक्टिव हो जाएंगी। तो यानी कि इस ऑप्शन में अगर आप ट्रेस करेंगे तो पहले कॉम्बिनेशन में डी दिया है, तो यानी कि ये ऑप्शन नहीं होगा। अब हमारे पास और भी ऑप्शंस दिए गए हैं। तो इस पूरे प्रोसेस में होता क्या है, जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो जब ये एक्टिव होता है तो यहाँ पे एडिनाइल साइक्लेज, जो इसका सेकंड प्रोसेस था कि एडिनाइल साइक्लेज एक्टिव होगा। अगर आपको ये भी नहीं पता है तो अगर आप पूरे प्रोसेस को जाके देखेंगे तो लास्ट में जो होता है आपका प्रोटीन काइनेज ए एक्टिवेट होगा। मतलब सबसे पहले आपका क्या करना होता था कि आपको एक सेकेंडरी मैसेंजर जनरेट करना होता था, यही तो करना होता था। तो सेकेंडरी मैसेंजर इस पूरे केस में साइक्लिक एएमपी होता था, यानी आपको साइक्लिक एएमपी बनाना है तो एएमपी से ही बनाओगे। तो यानी कि आपको कोई एंजाइम चाहिए, यानी कि आपको कौन सा एंजाइम चाहिए, एडिनाइल साइक्लेज चाहिए, यही तो होगा। तो यानी कि जब आप इस सीक्वेंस में आएंगे तो पहले आपको क्या करना था, सिग्नल एक्टिवेट हुआ, फिर आपका एडिनाइल साइक्लेज आएगा। ये साइक्लिक एएमपी जो होगा ये आपका क्या कार्य करेगा, एज अ सेकेंडरी मैसेंजर का काम करेगा। ठीक है। और ये क्या करेगा, ये प्रोटीन काइनेज बहुत सारे होते हैं, यहाँ पर प्रोटीन काइनेज ए एक्टिव होता है जो फर्दर अपना कार्य करेगा। तो ये पूरा सीक्वेंस हो जाएगा, यानी कि ए सबसे पहले होगा, फिर एडिनाइल साइक्लेज होगा, फिर आपका सेकेंडरी मैसेंजर जनरेट होंगे जिससे क्या होंगे, प्रोटीन काइनेज ए बनेंगे। तो यानी कि जो इसका करेक्ट सीक्वेंस होगा वो ADCB होगा। और ये जो क्वेश्चन है इसकी ID 60 है, इसका करेक्ट आंसर 237 है, जो कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था, और आसान तो मैं नहीं कहूंगा, बट जितने भी, अगर आप ये बेसिक भी जीपीसीआर पढ़ के जाएंगे या अगर आपने मेरे लेक्चर्स को पढ़ के गए होते तो इसके बियॉन्ड कुछ नहीं आया था। और सोचिए ये आपको 4 नंबर आपको मिल गया, समझ रहे हैं। तो इस तरीके से आपको क्वेश्चंस का सिलेक्शन वहां पे करना होता है, और मैंने यही चीज आपको बार बार सिखाया था। और ये मैं अपने बिगनर्स को बता रहा हूँ कि कैसे आपको घबराना नहीं है और अपनी नॉलेज पे बिलीव रखना है और क्वेश्चंस का वेट करना है, समझ रहे हैं। तो ये क्वेश्चन जो कि आपको मैंने जीपीसीआर क्यों पढ़ाया था, वो आज आपको इसका जवाब मिल गया कि सर जीपीसीआर सर ने इसीलिए सबसे पहले अपलोड कर दिया था। तो यहाँ पे बहुत ही सिस्टमैटिक चीजें चल रही हैं चैनल पे। ठीक है, हर एक वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, अच्छे तरीके से देखिए, जो इंपॉर्टेंट आपके कंटेंट एग्जाम में आ सकते हैं उन्हीं चीजों पे फोकस किया गया है। ठीक है। तो ये आपको एक बार मैंने वापस से एक्सप्लेन कर दिया है, बाकी जो हमारे बिगिनर्स है वो इस पूरे प्रोसेस को जाके एक बार वापस से रिकॉल करेंगे, और ताकि वो आगे गलती ना कर सकें। राइट। फिर इसके बाद एक क्वेश्चन जो कि मैंने बायोसिंथेटिक पाथवे में मैंने कोलेजन की बायोसिंथेसिस पढ़ाई थी, इसका एक आपको सेपरेट लेक्चर मिल जाएगा। ठीक है। और मैंने बहुत डिटेल में पढ़ाया था, और मैंने बोला था कि ये क्वेश्चंस एग्जाम में पूछा जाएगा, और बहुत ही आसान क्वेश्चन था, जो बच्चे मेरा लेक्चर देख कर जाएंगे। तो इसमें जो कुछ चीजें थी, सबसे पहली इंपॉर्टेंट चीजें थी कोलेजन। यहाँ पे 4 सेंटेंस दिए गए हैं, आपको पहले ये समझ लीजिए कि आपको करना क्या था। तो आपको ऑल करेक्ट स्टेटमेंट यहाँ पे चूज करने थे। राइट। तो यहाँ पे पहला स्टेटमेंट दिया है, कोलेजन एज ए ट्रिपल हेलाइकल डोमेन स्ट्रक्चर विच कंसिस्ट ऑफ 3 डिस्टिंक्ट अल्फा चैन। तो ये बात बिल्कुल सही है, क्योंकि कोलेजन के भी मैंने बताया था कि यहाँ पे ट्रिपल हेलाइकल स्ट्रक्चर होता है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट था। इसके बाद द कोलेजन ट्रिपल हेलिक्स इज स्टेबलाइज्ड बाय आइसोप्रेनाइल बॉन्ड। ठीक है, ये तो बहुत बड़ी गड़बड़ी इन्होंने कर दिया, ऐसा तो हमने कोई बॉन्ड ही नहीं पढ़ा था। यहाँ पे हमने जो कोलेजन की स्टोरी में जो हमने बॉन्ड्स पढ़े थे, वो हमने हाइड्रोजन बॉन्ड पढ़े थे और भी बहुत सारे बॉन्ड पढ़े थे, बट आइसोप्रेनाइल का तो हमने कोई नाम ही नहीं सुना था। तो इसका मतलब क्या है कि ये ऑप्शन जो होगा
ये पर्टिकुलर ऑप्शन जो है, ये आपका क्या हो गया, गलत हो गया। कोलेजन ट्रिपल हेलिक्स में आइसोप्रेनाइल नहीं होगा। तो सबसे पहला यही होता है ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करने का कि अब आप ऑप्शन पे जाइए। तो अगर आप ऑप्शन में देखेंगे, आपको करेक्ट स्टेटमेंट छांटना था, तो अगर आप बाकी ऑप्शंस में देखेंगे, यहाँ पे बी आपको मिल रहा है, बिना कुछ सोचे समझे ये गलत हो गया, ये बी मिल रहा है आपको, ये गलत हो गया, डी मिल रहा है, बी मिल रहा है, ये गलत हो गया। तो आगे तो ज्यादा देखने की आवश्यकता ही नहीं है, यहीं पर ये आपको 4 नंबर मिल गया। ठीक है। और सोच लीजिए कि 2 टॉपिक्स मैंने पढ़ाए थे और दोनों ही चीजें यहाँ पे हिट की हैं, उसके बियॉन्ड कुछ नहीं आया है। और बाकी अगर आप रिमेनिंग ऑप्शन देखना चाहें, तो ईच अल्फा चैन है जो लेफ्ट हैंडेड होते हैं, पॉलीप्रोलीन होता है, ये भी मैंने आपको बताया था। और ये स्टेटमेंट तो कोलेजन के लिए चलता ही है कि मल्टीपल ट्रिपल हेलिक्स होते हैं, ग्लाइसिन वाई जेड, जहाँ पे वाई आपका प्रोलीन होता है, हाइड्रोक्सी प्रोलीन होता है, 1/3 जो होता है वो आपका ग्लाइसिन होता है। ठीक है। तो ये आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट चीजें हैं। बाकी यही क्वेश्चन आपका, ये समझ लीजिए, फेवरेट चीजें हो चुकी हैं। डीबीटी 2022 में भी पूछा गया और सीएसआईआर ने भी पूछा। तो इससे आपको एक चीज और सीखने को मिलता है, जो मैं आपको बार बार बोलता हूं, कि जब कोई भी एग्जाम कराने वाली संस्था एक है, समझ रहे हैं, जब एनटीए भी डीबीटी का एग्जाम कंडक्ट करा रहा है और एनटीए ही सीएसआईआर का एग्जाम कंडक्ट करा रहा है, तो कुछ तो कॉमन होगा ना। यानी कि जब ये पेपर बना रहे हैं, लाइफ साइंस ही तो अल्टीमेटली है। तो अगर इन्होंने कोलेजन वहां पे पूछा है, तो आप ये मान के चलिए कि अगर डीबीटी में इन्होंने कुछ पूछा है, तो ये चांसेस है कि वो क्वेश्चन को ये सीएसआईआर में पूछे। समझ रहे हैं। तो आपको ऐसी मेहनत नहीं करना है कि अंधों के तरीके पढ़ते चले जाइए। बहुत ही शानदार तरीके से दिमाग लगाते हुए स्मार्ट स्टडी करने का जमाना है। ठीक है। तो आप इस तरीके से भी अपनी चीजों को सोचिए कि क्या चीजें मैं पढ़ूं, या किन चीजों में मैं कमांड करूं, जिससे मेरे क्वेश्चंस होने की संभावनाएं बढ़ जाए और मेरे एरर कम हो। ठीक है। तो ये बहुत बढ़िया टॉपिक था जहां से क्वेश्चन हिट किया। बाकी अगर आपको ये नए चैनल पे ज्वाइन किए हैं, तो कोलेजन का एक आपको डिटेल लेक्चर मिल जाएगा, जाके आप उसको वॉच करिए। फिर एक क्वेश्चन ये मैंने और उठाया है, मैचिंग के क्वेश्चंस बहुत आसान होते हैं। हालांकि ये टॉपिक मैंने नहीं पढ़ा है, बट कैंसर मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, कई सारे क्वेश्चन आए थे। एक क्वेश्चन यहाँ पे मैचिंग का था, जो कि बहुत ही आसान क्वेश्चन था। बाकी आप कैंसर जब भी पढ़ते हैं, तो ओरिजिन के आधार पे इनको डिवाइड किया जाता है। जैसे कि आपके सार्कोमा होता है, ठीक है, इसी तरीके से लिम्फोमा होता है, कार्सिनोमा होता है। तो जो आपका सार्कोमा होता है, ये आपका मीजोडर्मल ओरिजिन होता है, मतलब जो भी ऑर्गन आपके मीजोडर्मल हैं, अगर उनमें कोई प्रॉब्लम हो रही है, कैंसर हो रहा है, तब उनको हम सार्कोमा बोलते हैं। कार्सिनोमा जो होता है, ये आपका क्या होता है, ये अगर आप इस पर जाएंगे, तो ये आपके एंडोडर्मल इस तरीके से आपको मिल जाएगा। तो यहाँ पर जो आपको मिलाना था, जैसा कि यहाँ पे एक क्वेश्चन यहाँ पे पूछा है, ऑप्शन दिया था, ट्यूमर दैट हैज अराइजन फ्रॉम मीजोडर्मल कनेक्टिव टिश्यू। तो मीजोडर्मल को अगर आप सार्कोमा से मिलाएंगे, तो ये आपका डी का थर्ड ऑप्शन होगा, जो कि केवल एक ऑप्शन में दिया था, जो कि आपका ये करेक्ट हो जाएगा। बाकी दुनियादारी नहीं पता है, लेकिन ये सारी चीजें आपको पता चल गई। बाकी रिमेनिंग जो भी इसके करेक्ट मैचिंग है, उसको आप नोट डाउन करेंगे और अगली बार के लिए याद रखेंगे। हो सकता है वैसे ही क्वेश्चन वो सीधा पूछ लें। तो ये भी आपको 4 नंबर फ्री का मैं कहूंगा, जो कि आपको मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया आपका हीमोग्लोबिन, जो कि मैंने आपको पोरफायरिन की बायोसिंथेसिस पढ़ाई थी, हीम पढ़ाया था आपको। क्यों पढ़ाया था, आज आपको समझ में आ रहा है कि सर ने क्यों पढ़ाया था। ठीक है। तो नंबर ऑफ स्टेटमेंट आपको दिए गए हैं हीम के रिगार्डिंग, जो कि आपका कंपोनेंट है हीमोग्लोबिन का। तो क्या बातें इसमें कही जा रही हैं, तो मैंने इसका प्रिकर्सर भी, मैंने इसकी पिछले पार्ट में भी मैंने एक्सप्लेन करते हुए, जब मैंने बताया था क्लोरोफिल मॉलिक्यूल को लेकर, तो मैंने उसका प्रिकर्सर बताया कि आपका ग्लाइसिन और सक्सिनाइल कोएंजाइम में होता है। तो यानी कि ये स्टेटमेंट जो है वो ट्रू है और आपको फाल्स देखना है। तो अगर बी स्टेटमेंट ट्रू है, तो इसको ट्रेस करने का तरीका ही होता है कि, यानी कि आपको इनकरेक्ट देखना है, तो यानी कि बी जिसमें जिसमें है वो तो नहीं होगा। समझ रहे हैं। तो ये दो ऑप्शन आपके कट गए। अब अगर आप दूसरी तरफ जाते हैं, तो इट इज सिंथेसाइज्ड बाय द कंडेंसेशन ऑफ एसिटिल कोएंजाइम एंड ग्लाइसिन। तो यानी कि अगर ये बात सही है, तो ये बात गलत है, वाइस वर्सा हो जाएगा। तो यानी कि सी ऑप्शन आपका क्या है, आपका फॉल्स है। तो यानी कि आपको सी कॉम्बिनेशन में आपको ये मिल रहा है। तो ए एंड सी जो होगा वो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है। तो यहाँ पे जो इनकरेक्ट दिया गया था, मैच्योर एरिथ्रोसाइट सिंथेसाइज नहीं करती हैं। बाकी ये सही है। इसका जो प्रिकर्सर होता है, ये आपका अल्फा अमाइनो लेविनेट सिंथेज एंजाइम जो होता है, एएलए जो होता है, वो इसमें रोल प्ले करता है। ये सारी चीजें मैंने आपको बताई थी। 4 नंबर यहाँ से भी आपको मिल जाएगा। अगर आपने मेरे लेक्चर्स को फॉलो करके गए होंगे, तो डेफिनेटली आपने इस क्वेश्चन को किया होगा। और अगर आपने नहीं किया है, तो अपने आप से प्रश्न पूछने का समय है कि मैंने ये क्वेश्चन क्यों छोड़ा। ठीक है। तो ये चीज मैंने आपको कवर कर दी। इन्होंने आंसर की में भी एक क्वेश्चन आईडी जो है वो आपकी 87 है। करेक्ट आंसर यहाँ पे 346 दिया गया है, जो कि ये आप बिल्कुल सही है। तो ये एकदम करेक्ट आंसर था और बहुत बढ़िया बायोसिंथेटिक पाथवे, जो कि मैं बार बार बोलता हूँ कि आप इसको अच्छे से तैयार करके जाइए, एरर चीजें कम होती हैं।
और एफिशिएंसी ज़्यादा होती है ऐसे क्वेश्चंस में। फिर आपका एक क्वेश्चन और था जो कि मेरा ही पढ़ाया हुआ क्वेश्चन था, सेल सिग्नलिंग से पूछा गया, ठीक है? सेल सिग्नलिंग से पूछा गया, मैंने सेल सिग्नलिंग का पूरा डिटेल लेक्चर पढ़ाया है और यहाँ पे उन्होंने केवल माइंड गेम खेला है, ठीक है? और इस क्वेश्चंस में कुछ भी ऐसा नहीं है, ठीक है? तो बेसिकली मैंने आपको बताई थी कि मैंने आपको जब सारी सिग्नलिंग पढ़ाई, मैंने आपको जीपीसीआर पढ़ाया, मैंने आपको डब्ल्यूएनटी पाथवे पढ़ाया, उसी क्रम में मैंने आपको जैक स्टैट पाथवे पढ़ाया था, राइट? जैक स्टैट पाथवे पढ़ाया था और मैंने बोला था कि ये जो पाथवे होता है, ये आपकी ऑल इम्यून सेल्स जो होती हैं, वो फॉलो करती हैं। बस इसी में स्टोरी छिपी थी और जैक स्टैट पाथवे आपको पता होना चाहिए था। बेसिकली ये क्या होता है, ये भी एक ऐसा पाथवे होता है, रिसेप्टर आके बाइंड करेगा, फिर यहाँ पे एक जैक प्रोटीन चाहिए होता है, वो इनके फॉस्फोराइलेट करते हैं। उसके बाद स्टैट जो होता है, वो फॉस्फोराइलेट होता है। तो इस तरीके से ये पूरी स्टोरी चलती है, डिटेल में लेक्चर अवेलेबल है, जाके ज़रूर देखिएगा। तो यहाँ पे उन्होंने कहा कि इंटरफेरॉन, इसके बारे में भी पूरा लेक्चर आपको पता है, आपका एक वीडियो, मेरा एक वीडियो अवेलेबल है, जाके ज़रूर देखिएगा। तो इंटरफेरॉन अल्फा बीटा गामा आपके साइटोकाइन है जो कि सिक्रीटेड कर रहे हैं एनिमल सेल्स आफ्टर इन्फेक्शन बाय द वायरस, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट इंटरफेरॉन के बारे में इनकरेक्ट है। तो यहाँ पे कह रहे हैं कि पहला स्टेटमेंट दिया गया है कि व्हेन मैमेलियन सेल्स आर इंक्यूबेटेड विद डिफरेंट इंटरफेरॉन, एक्टिवेशन ऑफ स्टैट ऑफ सेल सरफेस रिसेप्टर विथ जीन एक्सप्रेशन, लिंक स्टिमुलेशन, मतलब ये आपका स्टैट हो रहा है, बात सही है। इसके बाद इन्होंने पूछा है, इन्होंने कहा इंक्रीज इन द एक्सप्रेशन ऑफ जीन आफ्टर एडिशन ऑफ इंटरफेरॉन अल्फा रिजल्ट ओनली आफ्टर एक्टिवेशन ऑफ इंटरफेरॉन स्टिमुलेटर रिस्पॉन्स एलिमेंट, ये भी आपका सही है कि वो आपके पर्टिकुलर चीजों को एक्टिवेट करेंगे। द रिसेप्टर ऑफ ऑल all three interferon belong to IgG superfamily and do not lead to downstream phosphorylation event। तो यहाँ पर उन्होंने गलत कर दिया, क्योंकि जैक स्टैट पाथवे में फॉस्फोराइलेशन तो हो ही रहा था, जो कि एक की इवेंट था। तो यहीं से आपको पकड़ लेना चाहिए था कि ये जो है, ये इसका गलत ऑप्शन इन्होंने बोला है। तो अगर आप इस पे जाएंगे तो यही जो होगा, ये इसका गलत ऑप्शन बन गया। तो यानी कि आपको इनकरेक्ट यहाँ पे देखना था, सॉरी यहाँ पे आपको इंटरप्ट हुआ, यही चीज आपको यहाँ पे देखना था। तो ये ऑप्शन यहाँ पे गलत गलत हो गया है। बाकी यहाँ पे इंपॉर्टेंट फीचर ऑफ इंटरफेरॉन स्टैट्स पाथवे, जो कि ये स्पेसिफिक होते हैं, हर इंटरफेरॉन के लिए डिफरेंट जीन होगा, ये भी बात आपकी सही है। तो आपको यहाँ पे केवल इनकरेक्ट देखना था, जो कि यहाँ पे इसी से ही आपको फास्फोराइलेशन से ही पकड़ लेना चाहिए था। तो यानी कि क्वेश्चन नंबर 73 इसका जो आंसर है वो 291 है। तो ये क्वेश्चन सही दिया गया है, इसको चैलेंज करने पर मत जाइएगा। फिर इसके बाद आपका नॉर्मल बायोसिंथेटिक पाथवे से कॉमन सेंस का क्वेश्चन पूछा गया है, आपको केवल मैचिंग लगानी थी। तो बहुत सारे पाथवेज आप पढ़ते हैं, उनके प्रिकर्सर होते हैं जो किसी और कार्य में आते हैं। इन्होंने क्वेश्चन पूछा है कि ग्लाइकोलिसिस और सिट्रिक एसिड साइकिल कंट्रीब्यूट प्रिकर्सर टू मैनी बायोसिंथेटिक पाथवे इन द प्लांट, की बात कर रहे हैं, जहां पे आपको उनको मिलाना है। तो सबसे पहले अगर आपने हेक्सोज मोनोफॉस्फेट पाथवे आपने देखा हो, ठीक है? तो यहाँ पे ये पूछ रहे हैं कि आपका एक हेक्सोज फॉस्फेट है, तो आप इसको कॉलम से क्या मिलाएंगे? तो कॉमन सेंस की बात है, हेक्सोज का मतलब 6 कार्बन, 6 कार्बन का मतलब आपका ग्लूकोज हो गया। यही तो आप दूसरे शब्दों में कह सकते हैं। ग्लूकोज फॉस्फेट जो बनता है, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट, ये आपका ग्लाइकोलिसिस पे बनता है और ग्लूकोज से क्या बनता है आपका, सेलुलोज बनता है, ठीक है? ग्लूकोज का ही तो पॉलीमर होता है। तो हेक्सोज को आप किससे मिला देंगे? सेलुलोज से मिला देंगे। ए का थर्ड ऑप्शन यहाँ पे आपको केवल एक ही ऑप्शन में देखने को मिल रहा है, यहीं पर आपका क्वेश्चन सॉल्व हो गया। इसके अलावा अगर आप पेंटोज फॉस्फेट पे जाते हैं तो भी आपने पढ़ा होगा, जब आप पेंटोज फॉस्फेट पढ़ते हैं यानी कि कार्बन 5 कार्बन के होंगे, तो वो न्यूक्लियोटाइड्स बनाएंगे। न्यूक्लियोटाइड यानी डीएनए एंड आरएनए, जो कि राइबोज वगैरह होते हैं, वो आपके 5 कार्बन के होते हैं। तो यहाँ से आपका करेक्ट ऑप्शन निकल के आ जाएगा लाइफ साइंस 81। क्वेश्चन नंबर जो आईडी नंबर जो दिया गया है, करेक्ट आंसर वो आपका 322 है। तो ये क्वेश्चन भी करने वाला था, बोनस क्वेश्चन मैं कहूंगा, आराम से बेसिक नॉलेज से और बायोसिंथेटिक पाथवे से ये क्वेश्चन आपका सॉल्व हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका इसी तरीके से मैचिंग के क्वेश्चन, जो कि काफी चीजें ठीक होती हैं अगर आपको बाकी चीजें नहीं पता है, बट अगर आपको कोई एक कॉन्सेप्ट भी पता है तो भी आप ऐसी चीजों को ट्रेस कर सकते हैं। हालांकि मैंने इन चीजों को नहीं पढ़ाया है, बट एक कॉमन सी चीज, अगर आप सेल साइकिल में जब आप रेगुलेशन पढ़ते हैं तो वहां पे एक कंपोनेंट आता है जिसको बोला जाता है एपीसी। एपीसी जो होता है, हालांकि मैंने इसको लिटिल बिट मैंने आपको बताया था जब मैंने एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स बताई थी। तो मैंने वहां पे बोला था कि एपीसी को आप एनाफेजिक प्रमोटिंग कॉम्प्लेक्स मत समझ लीजिएगा, मैंने वहां पे बहुत बारीक सा बताया था, ठीक है? तो ये जो होते हैं एपीसीज जो होते हैं, ये बेसिकली एनाफेज की तरफ जब सेल्स मूव करने वाली होती हैं, सेल साइकिल जब आप पढ़ते हैं, तो आपका प्रो होता है, मेटा होता है, एना होता है, तो वहां पे बहुत सारे
मतलब एक तरीके से चेक पॉइंट्स होते हैं, रेगुलेशन होते हैं, तो वहाँ पे इनको एनाफेजिंग प्रमोटिंग कॉम्प्लेक्स होता है, जो एक तरीके से जब ये चीज़ें हो जाती हैं, तभी वो एनाफेज़ में प्रवेश कर पाता है। तो यानी कि एपीसी को आपको किससे मिलाना था? एनाफेज़ से मिलाना था और बी का 4th ऑप्शन आपको केवल एक में देखने को मिलेगा। तो यहाँ से आपका आंसर निकल आएगा ल क्वेश्चन आईडी 62 आंसर नंबर 246। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन है, बाकी चीज़ों को आप पढ़ लीजिएगा, राइट? तो ऐसे क्वेश्चन्स यहाँ पे ट्रेस करने होते हैं, जो कि करने चाहिए। इसके बाद एक बायोसिंथेटिक पाथवे का लेक्चर्स आप देखिएगा, वहाँ पे मैंने आपको रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशीज पढ़ाई थी, क्यों पढ़ाई थी, आज आपको समझ में आएगा। यहाँ पे क्वेश्चन पूछ रहे हैं, देयर आर डिफरेंट काइंड ऑफ रॉसेस जनरेटेड इन द प्लांट, द फॉलोइंग आर द सम ऑफ द स्टेटमेंट रिलेटेड टू रॉस। अब यहाँ पे आपको बताना था कि कौन से विच वन ऑफ द फॉलोइंग कॉम्बिनेशन ऑफ स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है। तो H2O2 इज रिलेटिवली मोर स्टेबल एंड ट्रेवल रिलेटिवली लॉन्ग डिस्टेंस, हालांकि ऐसी कोई बातों को तो मैंने नहीं पढ़ाया था। यहाँ पे एक ऑप्शन दिया है, रॉस इज ए स्कैवेंज ओनली थ्रू एंजाइमेटिक रिएक्शन, ऐसा तो नहीं था, क्योंकि रॉस जब बन रहे थे रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशीज, तो वहां पे मैंने इन चीजों को पढ़ाया था, और वहां पे केवल एंजाइमेटिक एंटीऑक्सीडेंट होते हैं और कुछ नॉन एंजाइमेटिक एंटीऑक्सीडेंट्स भी आपकी बॉडी में प्रेजेंट होते हैं। तो यानी कि केवल और केवल एंजाइमेटिक मेथड थोड़ी ना रिमूव करते हैं, बाकी मेथड्स भी आपकी बॉडी में एग्जिस्ट करते हैं। तो यानी कि ये स्टेटमेंट जो है ये आपका फॉल्स है, और आपको केवल करेक्ट बताना है। तो यानी कि आपका बी ऑप्शन जिसमें है वो आपका कैंसिल हो गया, अब आपके केवल दो ऑप्शंस बचते हैं। और भी पढ़ लीजिए, एस्कॉर्बेट ग्लूटाथियोन साइकिल एसोसिएटेड विद द स्कैवेंजिंग ऑफ रॉस, तो यानी कि सही बात है, ग्लूटाथियोन मैंने आपको बताया था, ग्लूटाथियोन जो था वो पूरे ही प्रोसेस में हेल्प कर रहा था, तो यानी कि ये जो होगा ये आपका ट्रू ऑप्शन होगा। तो सी जो है वो आपको ट्रू मिल गया, तो यानी कि ए और सी जो होगा ये आपका क्या हो जाएगा, ट्रू करेक्ट ऑप्शंस बन जाएंगे। ठीक है, बाकी आपका मोनोडिहाइड्रो एस्कॉर्बेट रिडक्टेज इज नॉट एन एंटीऑक्सीडेंट एंजाइम, तो ये ऐसा नहीं है। एस्कॉर्बिक एसिड विटामिन सी जो कि रोल प्ले करते हैं, तो वो उसका एंजाइम है। ठीक है, तो यहाँ तक मैंने आपको समझा दिया है, कुछ क्वेश्चंस को मैंने एक्सप्लेन किया आराम से। सेक्शन सी के जो यहाँ पे अगर आप देख सकते हैं 5 6 7 क्वेश्चन मैंने आपको यहाँ पे समझाए हैं, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक से क्वेश्चन पूछा गया है। बाकी और भी क्वेश्चंस को हम एक्सप्लेन करेंगे। तो आशा है कि ऐसे क्वेश्चंस आपने किए होंगे, और आने वाले समय के लिए आपके लिए सबक है कि अच्छे से पढ़ाई करना है। जो यहाँ पे चैनल्स पे वीडियो अवेलेबल है उनको ध्यान से देखना है, उनको पढ़ना है, अच्छे से तैयारी करनी है। ठीक है, वहीं से ही क्वेश्चन होके जाते हैं, जो आपके दिमाग में कंफ्यूजन होता है, सीएसआईआर आईसीएमआर, ऐसा कुछ नहीं है। सारे कंटेंट मैंने अवेलेबल किए थे, वो आईसीएमआर पर भी एप्लीकेबल था और वो सीएसआईआर पर भी एप्लीकेबल था। तो अब आपको अपने दिमाग की मानसिकता को दूर करनी है कि ऐसा कुछ भी नहीं है। यहाँ पे जो आप पढ़ेंगे वो दोनों के लिए एप्लीकेबल होगा, और कुछ भी आप पढ़िए, आप बायोलॉजी समझ के पढ़ाई करिए। ये मेरा एक बार बार कहना रहता है कि आप किसी चीज को डिफरेंशिएट मत करिए, समझ रहे हैं। तो ये इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन थी। बाकी आपको कोई और क्वेश्चंस पे डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। बाकी अभी और भी कुछ क्वेश्चंस को मैं अपडेट करूंगा, तो ऐसे आपको बहुत सारे वीडियोस मिलते रहेंगे। ठीक है, तो बाकी ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको अपने दोस्तों में लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन के साथ। थैंक यू वेरी मच।